नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 वैश्विक विकरण चैप्टर 1 2 3 4 5 कर दिया इकोनॉमिक्स का अपलोड, जाके देख लीजिए। और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब अपलोड कर दिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, ठीक है, जाके देख लीजिए प्लीज़। VPI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिक्स है, ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं बताइए। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4 अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4 अंग हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? पार्ले। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? पार्ले। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहक जो है देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर। दूर संचार सुविधा नहीं है। दूर संचार सुविधा नहीं। दूर संचार सुविधा नहीं है। संवाद, दूर संचार सुविधा नहीं है। संवाद, 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 संवाद। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है अमेरिका का। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है अमेरिका का बना हुआ है। परले समूह में थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? परले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला। व्यापक अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापक अवरोधक का उपयोग किया जाता है। वृद्धि या कटौती, वृद्धि या कटौती, वृद्धि या कटौती, वृद्धि या कटौती। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया बताइए। उपयुक्त सभी को। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण का तात्पर्य है, उदारीकरण का तात्पर्य है बताइए। उदारीकरण का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था की मुक्ति, अर्थव्यवस्था की मुक्ति, अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन? निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन व्यापक अवरोधक है? निम्नलिखित में से कौन व्यापक अवरोधक है? निम्नलिखित में से कौन व्यापक अवरोधक है? दोनों, आयात कर और निर्यात कर। निम्नलिखित में से कौन व्यापक अवरोधक है? दोनों, आयात कर और निर्यात कर। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है। वंचित परिवार की प्रतिशतता है। 51% 51.3%। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कुछ उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। पर्यटन उद्योग को, पर्यटन उद्योग को, पर्यटन उद्योग को, पर्यटन उद्योग को। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों में वृद्धि हुई, विभिन्न देशों में वृद्धि हुई है। ए और बी, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात में। राज्य नियंत्रण उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? किस नाम से संबोधित किया, किस नाम से संबोधित किया जाता है?
उपर्युक्त सभी वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। ए और बी दोनों उत्पादक और उपभोक्ता। भारत में नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। भारत में राजनियंत्रित उद्योगों के उदाहरण हैं। ये सभी डाक, तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ये सभी है फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है। बताइए। जुलाई 1991 विश्वव्यापी संगठन की स्थापना हुई। विश्वव्यापी संगठन की स्थापना हुई 1995 में। विश्वव्यापी संगठन की स्थापना हुई 1995 में। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा है। बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। आर्थिक नीति का अंग है। ये सभी क्या है? इनमें से सभी। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना? वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? ये सभी। वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? संपन्न वर्ग के लोगों के। निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई? वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है। इनमें सभी। बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। इनमें से सभी। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव हो पाता है। इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में पूंजी निवेश करके वस्तुओं का उत्पादन शुरू करती है तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है। वैश्वीकरण उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियां का
परिणाम कैसे है? वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियां का परिणाम है। कैसे? उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना है, एवं निजीकरण का अर्थ निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करता है। स्वामित्व प्राप्त करना है। उदारीकरण तथा निजीकरण के कारण वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्णतः अथवा आंशिक स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 में इन नीति की शुरुआत की थी। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है। उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में विशेष छूट प्रदान करना। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में विशेष छूट प्रदान करना। इसके अंतर्गत सभी अनावश्यक नियंत्रणों को प्रतिबंधों जैसे परमिट, कोटा, लाइसेंस आदि से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं लिखें। आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं लिखें। आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की निम्न विशेषताएं हैं। इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का बढ़ावा दिया गया है। एकाधिकार कानून से उद्योगों को मुक्त कर दिया गया है। बाह्य स्रोतीकरण किसे कहते हैं? बाह्य स्रोतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई देश अपने देश के रोजगार को बाहर हस्तांतरित करके कार्य में को संपन्न कराता है। जैसे कॉल सेंटर जो भारत में स्थित होकर भी अमेरिकी कंपनियों का कार्य कर रहा है। माध्य स्रोतीकरण का सबसे ज़्यादा लाभ भारत एवं चीन को मिला, जहां श्रम शक्ति अपेक्षाकृत सस्ती है। निवेश का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था में परिसंपत्तियों जैसी भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। अर्थव्यवस्था में परिसंपत्तियों जैसी भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहलाती है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह विश्व व्यापार जो उदार बनाने के उद्देश्य से बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह संस्था विश्व व्यापार से संबंधित है। नियमों को निर्धारित करती है। व्यापार विवाद पर निपटारा इस संगठनों के द्वारा ही होता है। विश्व व्यापार संगठन कब और क्यों स्थापित किया गया है? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई है। द्वितीय महायुद्ध के समय विश्व के प्राय सभी देशों में विदेशी व्यापार पर कोई प्रकार के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र क्रमशः संकुचित होता जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1947 में जेनेवा सम्मेलन में एक समझौता हुआ। यह समझौता ही सामान्य प्रशुल्क एवं व्यापार समझौता गेट कहा जाता है। इस समझौते के मुख्य उद्देश्य व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करना है। भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? भारत में सन 1991 की आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के
अवसरों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से की गई है। यह सुधार उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित है। उदारीकरण, वैश्वीकरण या निजीकरण में आधारित है, अतः इसे LPG के नाम से भी जाना जाता है। सन 1991 में यह प्रक्रिया नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानी जाती है, नई आर्थिक नीति के नाम से जानी जाती है। विदेश व्यापार विश्व के बाजारों को कैसे जोड़ती है? विदेश व्यापार विश्व के बाजारों को कैसे जोड़ता है? विदेश व्यापार के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश में व्यापार संपन्न करती है। विदेश व्यापार के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश में व्यापार संपन्न करती है। विदेश व्यापार के द्वारा किसी एक देश द्वारा निर्मित माल विदेश के बाजार में पहुंचकर अपनी हिस्सेदारी को निभाता है। फलस्वरूप विदेशी व्यापार के कारण विश्व में बाजार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं? व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों में वे सभी प्रतिबंध जो व्यापार के निर्बाध प्रसार में समस्या उत्पन्न करते हैं व्यापार अवरोध कहलाते हैं। व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों में वे सभी प्रतिबंध जो व्यापार के निर्बाध प्रसार में समस्या उत्पन्न करते हैं व्यापार अवरोध कहलाते हैं। विदेशी निवेश से क्या अभिप्राय है? उद्देश्य विदेशी निवेशों का अभिप्राय है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश जिनका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति। LPG की नीति क्या है? यह अंग्रेजी भाषा के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन शब्दों से मिलकर बना है। इसमें आर्थिक सुधार के लिए देश में आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का समावेश किया गया है। मॉल अथवा शॉपिंग मॉल क्या है? मॉल अथवा शॉपिंग मॉल क्या है? शहरों में एक ही छत के नीचे उपभोग की सारी वस्तुओं की उपलब्धता कराई गई है। इस प्रकार की विशालकाय दुकान का सृजन हो जाता है। उसे मॉल अथवा शॉपिंग मॉल के नाम से जाना जाता है। यह उपभोक्ता को बहुत आकर्षित करता है क्योंकि वस्तु का गुणवत्ता एवं आकर्षक उपकरणों को उसमें शामिल किया जाता है जो उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है। चलिए देखिए लॉन्ग क्वेश्चन। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका की विवेचना करें। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका की विवेचना करें। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में उन स्थानों की तलाश में हैं जो उनके उत्पादन गतिविधियों के लिए अनुकूल है। विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया के विभिन्न देशों में पूंजी, प्रौद्योगिकी, लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को स्थानांतरित करने में लगी हुई है। इस तरह वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसे एक उदाहरण की मदद से और स्पष्ट किया जा सकता है। भारत के फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन में अंतर्संबंध होगा। फोर्ड मोटर्स भारत में विभिन्न कार घटकों का उत्पादन करेगी। कुछ अन्य घटकों का उत्पादन दुनिया में कहीं और किया जा सकता है। भारत में उत्पादित घटकों को भारत के बाहर
फोर्ड कारखानों में भेज दिया जाएगा। भारत में उत्पादित होने वाले ऑटोमोबाइल के लिए घटक और अन्य संसाधनों भारत भेजे जाएंगे। इन सभी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अंत संबंध होगा। भारत में वैश्वीकरण का वर्णन करें। वैश्वीकरण का आशय एक बंद अर्थव्यवस्था के एक लचीली, खुली हुई, एक विश्व स्तर पर आधारित, प्रमुखता प्राप्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से है। वैश्वीकरण का आशय एक बंद अर्थव्यवस्था के एक लचीली, खुली हुई एवं विश्व स्तर पर अधिक प्रमुखता प्राप्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से है। भारत में वैश्वीकरण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। रुपये का अवमूल्य। जुलाई 1991 में रुपये का मूल्य किया गया ताकि निर्यातों को बढ़ाकर विश्व बाजार में अपनी पैठ बनाई जा सके। रुपये का परिवर्तनशीलता। रुपये को व्यापार खाते तथा बाद में संपूर्ण चालू खाते में मदों के लिए परिवर्तनशील बना दिया गया है। तटकर एवं शुल्क में कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगिता बनाने के लिए तटकर तथा शुल्क में कमी की जा रही है। विदेशी विनियोग। सरकार ने पूंजी के आगमन को अधिक उदार बना दिया है। इसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को 40% से बढ़ाकर 51% कर दिया गया है। भारत में सामान्यतः व्यक्ति या आम आदमी का वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? भारत में सामान्यतः व्यक्ति या आम आदमी का वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का आम आदमी पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़े हैं, लेकिन वे प्रभाव कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं। अच्छे प्रभाव निम्नलिखित हैं। उपयोग में आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देशों के उच्च उत्पादन लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है। पहले जहां आम आदमी रेडियो के लिए भी तरसता था, वही आज घर घर रंगीन टेलीविजन तथा हाथों में मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी है। रोजगार की बढ़ रही समापना। वैश्वीकरण के फलस्वरूप औद्योगिकरण प्रसार हुआ, जिस कारण रोजगार के अन्य नए क्षेत्र खुल गए। कुशल श्रमिकों को तो इससे और भी अधिक लाभ मिला है। आधुनिक तकनीक की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विकसित देशों में आधुनिकतम तकनीक विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध होने लगी है। आधुनिक तकनीक के द्वार आज सबके लिए खुल गए हैं। वैश्वीकरण से उपयुक्त लाभ प्राप्त हुए हैं, किंतु इसका कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है, जो निम्नलिखित। बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। वैश्वीकरण के कारण आधुनिक ऑटोमेटिक संयंत्रों की संख्या बढ़ रही है। यह संयंत्र ऐसे हैं जहां 20 श्रमिक काम करते थे, अब 2 से 4 श्रमिकों से ही काम चल जाता है। उद्योग और व्यापार में बढ़ रही प्रतियोगिता। विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियों के बिना किसी प्रतिबंध के आयात होने से आम लोगों में बेरोजगारी की आशंका बढ़ गई है या बढ़ सकती है। श्रम संगठनों पर बुरा असर। वैश्वीकरण के कारण श्रम कानूनों में कुछ ऐसा लचीलापन आ गया है कि श्रमिक नेताओं को अपनी दुकान चलानी कठिन हो गई है। श्रमिकों को जो मिलता है वह बिना मांगे ही मिल जाता है। इन सब के अलावे मध्यम के छोटे उत्पादकों कठिनाई बढ़ी है। कृषि क्षेत्र तथा
ग्रामीण क्षेत्र भी वैश्वीकरण से कुप्रभावित हुए हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वर्णन के वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं, जो इस प्रकार हैं। व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। इसका अभिप्राय है कि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं बेच सकती है। पूंजी का निर्बाध प्रभाव। ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देशों में पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके, अर्थात विदेशी पूंजीपति अब भारत में निवेश कर सकते हैं और भारतीय पूंजीपति विदेशों में निवेश कर सकते हैं। तीसरा, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। ऐसा वातावरण कायम करना है प्रौद्योगिकी का निर्बाध या बिना बाधा के प्रभाव हो सके। इसका मतलब यह है कि हम बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी देश की प्रौद्योगिकी आयात कर सकते हैं। श्रम का निर्बाध प्रवाह। ऐसा वातावरण कायम करना कि विभिन्न देशों के श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता भी वैश्वीकरण का अवश्य है। यह देखने में आया है कि पूंजी प्राधिकरणों, वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया के विभिन्न देशों के बीच निर्बाध प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हुई है, परंतु नागरिकों अर्थात श्रम आगमन अभी उतना सुगम नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। बिहार की आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। कितना बार इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार की आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। आधुनिक तकनीक एवं उन्नत बीजों के प्रयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, निर्यात में वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश में प्रोत्साहन। बिहार में कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुएं अपेक्षाकृत कम मूल्य का उपलब्ध है। आधारभूत संरचनाओं के विकास के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट 2013, 15, 19 में 2 बार पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का। ठीक, थैंक यू। देख लीजिए इसको प्लीज़। शेयर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।